अब देखें, आपकी बुक कह रही है स्ट्रेस को कैसे डिफाइन कर रही है। आपकी बुक कह रही है स्ट्रेस कैन बी डिफाइन एज एनवायरमेंटल फैक्टर। कोई भी ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर, मिसाल के तौर पे आप देखें, ये एक ट्री है। अब ये एक ट्री है, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है कि जमीन में पानी कम हो गया है। एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है, और वो क्या है, जमीन में पानी जो है वो क्या है, कम हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो गई है, हवा में कम हो गई है। अब ये इन्वायरमेंटल फैक्टर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं होगा तो प्लांट अपना फूड नहीं बना पाएगा। जब फूड नहीं बनाएगा तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। और उसकी ग्रोथ नहीं होगी और तो रिप्रोडक्शन के लिए भी एनर्जी की जरूरत है, वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएगा। और उसका सर्वाइवल, उसका जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कि किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पर, रिप्रोडक्शन पर और सर्वाइवल पर, मतलब क्या डाले, नेगेटिव इफेक्ट डाले, एडवर्स इफेक्ट डाले। नेगेटिव इफेक्ट मतलब क्या डाले, एडवर्स इफेक्ट डाले। तो ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्ट्रेस। यानी अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, इतनी गर्मी हो जाए कि जिसकी वजह से ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल खतरे में पड़ जाए। इतनी ज्यादा सर्दी हो जाए जिसकी वजह से ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल जो है वो किस में पड़ जाए, खतरे में पड़ जाए। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्ट्रेस। आवाज आ रही है सर। पिछले टॉपिक की एग्जाम्पल आपने, अच्छा वो बायो ने उसकी बात करी हो, बायो रिदम वाले की। चलो अभी मैंने शुरू कर दिया, वो बता दूंगा। इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी एग्जाम्पल, लेकिन वो जो डाइनोफ्लेजिलेट्स के बारे में बताया हुआ है, उसकी आप थोड़ी सी एग्जाम्पल, ब्रायोफाइलम एक बताया हुआ है, एग्जाम्पल आप देखना चाह रहे होगे। चलो बाद में बता दूंगा, अभी फिलहाल इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ तक बात हो गई कि स्ट्रेस हम किसको कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो है वो स्ट्रेस की डेफिनेशन जो है वो याद रखनी है। आपकी बुक में जिस तरह ये स्ट्रेस की डेफिनेशन दी हुई है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि प्लांट्स के ऊपर, हम तमाम ऑर्गेनिज्म की बात नहीं करेंगे, अभी हम किसकी बात करेंगे, प्लांट्स की बात करेंगे। कि प्लांट्स के लिए कॉमन स्ट्रेस जो है वो क्या क्या है। यानी प्लांट्स के ऊपर जो है वो कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर प्लांट्स के पास जो है वो किसका बाइस बन सकते हैं, स्ट्रेस का बाइस जो है वो बन सकते हैं। तो कॉमन एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस इन प्लांट्स आर, तो उनमें सबसे पहले जो आ जाता है वो आता है वाटर शॉर्टेज। तो सबसे पहला जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं, कॉमन स्ट्रेसेस इन प्लांट, कॉमन स्ट्रेसेस इन प्लांट्स, तो उसमें पहला स्ट्रेस जो हम डिस्कस करेंगे वो है वाटर शॉर्टेज। तो पहला जो स्ट्रेस है वो है वाटर शॉर्टेज, या इसको ड्रॉप कंडीशन भी जो है वो कहते हैं। ड्राउट कंडीशन भी इसको कहते हैं, या इसको आप क्या कह सकते हो, वाटर शॉर्टेज, या इसके लिए हम कहते हैं ड्राउट कंडीशन। अब ये वाटर शॉर्टेज या ड्राउट कंडीशन का बेसिकली इसको आप डिफाइन कैसे करते हो, कंडीशन इन विच वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इज वेरी लो। यानी जो ड्राउट कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है, इन विच वाटर लेवल इन सॉइल इज वेरी लो। ऐसी कंडीशन जिसमें जमीन में पानी कम हो जाए, दरिया सूख जाए, तालाब सूख जाए और जमीन के अंदर भी पानी ना हो, तो इसको हम कहते हैं ड्राउट कंडीशन, यानी खुश्क साली। जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम उर्दू में खुश्क साली कहते हैं, कि जिसमें पानी क्या हो गया, कम हो गया है। अच्छा, अब अ प्लांट में बी स्ट्रेस बाय शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब प्लांट को शॉर्टेज ऑफ वाटर, अगर वाटर की शॉर्टेज होगी तो प्लांट के लिए स्ट्रेस है। तो वो क्यों इसके लिए स्ट्रेस होगा, शॉर्टेज ऑफ वाटर, प्लांट लॉसेस इट्स वाटर बाय हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। मतलब प्लांट के पास जो पानी की कमी हो सकती है, पानी किसकी वजह से प्लांट के पास पानी कम हो सकता है। एक तो प्लांट्स के पास पानी कम इस वजह से भी हो सकता है कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो, तो उसकी वजह से भी बॉडी का पानी निकल सकता है। और स्पेशली प्लांट ग्रोइंग इन ड्राफ्ट कंडीशन हैव कंट्रोल सिस्टम टू कोप विद दिस ड्राफ्ट स्ट्रेस। यानी जो ऐसे पौधे जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पानी वैसे ही कम होता है, जैसे डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं
वो ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ क्या होती है, ड्राफ्ट कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन में ऐसे प्लांट जो है वो किस तरीके से कॉप करते हैं, यानी इस कंडीशन में इस कंडीशन के अंदर उनका कॉपिंग मैकेनिज्म क्या है, यानी उससे किस तरीके से अपने आप को उस ड्राफ्ट कंडीशन से जो है वो क्या करते हैं, बचाते हैं। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन आपके पास आता है, हाउ प्लांट कॉप विद ड्राउट स्ट्रेस, यानी इससे जो है वो, या वाटर शॉर्टेज से प्लांट जो है किस तरह कॉप करते हैं, यानी किस तरीके से मुकाबला करते हैं। तो प्लांट इसको कैसे जो है वो इसका मुकाबला करते हैं। तो इसमें एक तो सबसे पहला काम प्लांट क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो प्लांट ये करेंगे, रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। आपको पता है प्लांट की बॉडी से जो पानी निकलता है वो किसके जरिए निकलता है, ट्रांसपायरेशन के जरिए। मिसाल के तौर पे ये एक प्लांट है, अब जमीन में पानी कम है, वैसे ही जमीन में पानी कम है, और ये अपने पत्तों से भी अगर पानी निकालना शुरू कर दे ट्रांसपायरेशन के जरिए, तो और इसकी बॉडी में पानी कम हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब ये वाटर शॉर्टेज होती है, तो प्लांट सबसे पहले काम क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन को अपने क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। अब ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस कैसे करते हैं, ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करने का तरीका क्या है। तो ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करने का तरीका ये होता है, इसके अंदर बेसिकली जो है वो ये जो है वो अपनी स्टोमेटा को बंद करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्लोजिंग स्टोमेटा। किसको बंद कर देंगे, अपने स्टोमेटा का। मिसाल के तौर पे इनके लीफ के ऊपर इस तरह के जो स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा ऐसे खुले हुए होते हैं, फिर ये स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो स्टोमेटा को बंद करते हैं ताकि जो है वो वाटर क्या हो, वाटर कम से कम बॉडी से बाहर निकले। और स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए इनको करना क्या पड़ता है, गार्ड सेल, स्टोमेटा के जो गार्ड सेल होते हैं वो किस चीज को लॉस करते हैं, लॉस कर देते हैं टर्जिडिटी को। आपको एक बात पता है कि जब गार्ड सेल के अंदर पानी भरा हुआ होता है, यानी टर्जिड होते हैं, इनमें से पानी भरा हुआ होता है, तो गार्ड सेल क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। और जब गार्ड सेल की टर्जिडिटी खत्म हो जाती है, इनमें से पानी बाहर निकल जाता है, तो ये गार्ड सेल क्या हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो नॉर्मल गार्ड सेल को ओपन और क्लोज करने के लिए जो टर्जिडिटी होती है, वो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने के लिए टर्जिडिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी प्लांट को अपने स्टोमेटा को बंद करना होता है, तो गार्ड सेल जो है उनकी टर्जिडिटी जो है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मतलब उनमें से पानी निकल जाता है। जैसे ही उनमें से पानी निकलता है, तो वो क्या हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते, वो फ्लैसिड हो जाते हैं और स्टोमेटा बंद हो जाता है। अच्छा, एक गार्ड सेल की टर्जिडिटी को लॉस कराने के लिए या इसको कम कराने के लिए बेसिकली, जब ये स्टोमेटा बंद हो गया, अब ये दोबारा ओपन ना हो, दोबारा इसके अंदर वाटर ना जाए, तो यहाँ पर एक एंजाइम, एक हार्मोन भी काम करता है, जिस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड। को हम क्या कहते हैं, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड कहाँ से रिलीज होता है, ये रिलीज होता है लीफ के मेसोफिल सेल से। और ये क्या रखता है, ये बेसिकली स्टोमेटा को क्लोज रखता है। स्टोमेटा को एक दफा बंद हो गया, अब इनको दोबारा ओपन होने नहीं देगा। तो देख लें तो आपकी बुक क्या कह रही है, आपकी बुक कह रही है कि reducing the rate of transpiration और water deficient in a leaf cause guard cell to lose turgor, यानी जिस लीफ के अंदर अगर पानी कम होगा, तो सबसे पहला वो काम क्या करेगा, लॉस हो जाएगा किसका, वाटर, इसकी गार्ड सेल की टर्जिडिटी। सिंपल कंट्रोल मैकेनिज्म डेट शो ट्रांसपायरेशन बाय क्लोजिंग स्टोमेटा, जो कि ट्रांसपायरेशन को कम करता है किसके जरिए, स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए। इट आल्सो स्टिमुलेट इंक्रीज सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एब्सिसिक एसिड, यानी जब पानी लीफ में कम होता है, तो उससे एक हार्मोन भी रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड कौन से सेल से रिलीज होता है, फ्रॉम मीजोफिल सेल ऑफ लीफ। लीफ के वो सेल जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको मीजोफिल सेल कहते हैं, वहां से ही एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है। दिस हार्मोन हेल्प इन कीपिंग स्टोमेटा क्लोज, ये हार्मोन स्टोमेटा को क्लोज रखने में मदद देगा। लीव रिस्पॉन्स टू वाटर डेफिशिएंट इन अदर वे, दूसरे तरीके से भी कर सकता है, लेकिन आपकी बुक में ये एक तरीका लिखा हुआ है। इसके अलावा इसके अलावा अगर एक दूसरा तरीका हम बात करें,
तो रूट ग्रोथ आल्सो रिस्पॉन्स, यानी एक और चीज होती है रूट ग्रोथ। रूट ग्रोथ भी होती है वाटर शॉर्टेज में। मिसाल के तौर पे अगर ये जमीन में पानी कम है, ये एक प्लांट है, ये लगा हुआ है, ये इसकी रूट है। अब यहाँ जमीन में पानी कम हो गया है, तो अब क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर तो यहाँ पर है ना, जमीन के अंदर वाला पानी, हम क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड वाटर तो है। तो ये जो रूट होती है, ये वर्टिकल रूट, ये ज्यादा ग्रो कर जाती है। रूट की ग्रोथ क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, ताकि कहाँ तक चला जाए वो, पानी की तलाश में जो है वो रूट कहाँ तक चली जाती हैं, अंडरग्राउंड वाटर तक चली जाती हैं। और ये जो शेलो रूट होती हैं चारों तरफ जो फैली हुई हैं, इनकी ग्रोथ कम हो जाती है, क्योंकि अब इनकी ग्रोथ का फायदा नहीं है, यहाँ तो पानी नहीं है, पानी तो बिल्कुल अंदर है। तो ये जो वर्टिकल रूट होती हैं ज्यादा ग्रो करती हैं, और शेलो रूट जो है वो क्या करती हैं, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो ये तरीके थे जो आपने याद रखना है, 2 पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं कि वाटर शॉर्टेज को प्लांट कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। दो हो गए इसमें, एक तो ट्रांसपायरेशन को कम करके, और दूसरा अपनी रूट को ग्रो करा के। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है फैक्टर, नेक्स्ट फैक्टर है लेस ऑक्सीजन सप्लाई। यानी अगर ऑक्सीजन कम हो जाए, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लो हो जाए, तो रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, तो प्लांट किस तरीके से रिस्पॉन्स देंगे, रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले तो एक बात याद रखो कि हवा में जो है वो ऑक्सीजन है 21%। अक्सर ऐसा होता है कि हवा में तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं होती, ज्यादातर प्लांट को एयर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी का सामना करना नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी जो जमीन के अंदर, ऐसी जमीन जो वाटर लॉग होती है, जिसमें पानी बहुत ज्यादा खड़ा हुआ होता है जिस जमीन पर, जो क्या कहते हैं, मडी एरियाज होते हैं, उनमें, अक्सर उनमें वहां पर जो है ना वो फ्री ऑक्सीजन नहीं होती उस जमीन में, क्योंकि पानी होता है, तो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, और प्लांट को की रूट को भी फ्री ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो जमीन की जो मिट्टी होती है उसमें जो पोर्स होते हैं, वहां से वो ऑक्सीजन को लेते हैं। लेकिन अगर पानी किसी जमीन में है, तो यहाँ पर तो रूट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो बेसिकली क्या होता है, सम प्लांट्स आर स्ट्रक्चरली अडॉप्टेड टू वेरी वेट हैबिटेट और मार्शेस। कुछ प्लांट्स ऐसी जगह पर लगे होते हैं जो दलदलों के अंदर लगे होते हैं, मार्शेस के अंदर, या गीली जगहों पर लगे हुए होते हैं। दे हैव अब ऐसी जगहों पे, मार्शेस के अंदर जो वेट एरियाज होते हैं, वहां पर फ्री ऑक्सीजन इनको नहीं मिलती। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, दे हैव डेवलप्ड एरियल रूट्स। अब इनके पास इसकी डेफिशिएंसी के लिए दो चीजें हैं, रिस्पॉन्स जो है वो दो तरीके से देते हैं, एक तो एरियल रूट्स, एक होती है इनमें एरियल रूट, और दूसरा होता है इनमें एयर ट्यूब्स। अब क्या होती है एरियल रूट, ये देखो, ये रूट है ना, इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो इस रूट में से अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे रूट निकलेंगी, ऊपर की तरफ ऐसे। इन रूट को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एरियल रूट। और ये एरियल रूट क्या करती हैं, हवा से ऑक्सीजन को ले लेती हैं। यानी जमीन से तो इनको पानी में तो फ्री ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अब इन्होंने अपना ऊपर की तरफ जाकर वर्टिकली ग्रो कर कर इन्होंने क्या किया है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया है। यानी एक स्पेशल एक स्ट्रेटेजी है उन प्लांट्स की, ये तमाम प्लांट्स के पास ये चीज नहीं होती। ये सिर्फ उन प्लांट्स के पास होती है जो कहाँ होते हैं, मार्शिस के अंदर होते हैं, दलदल के इलाकों में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें सिर्फ ये होती है। एक तो एयर ट्यूब, एयर रूट्स होती हैं, एयर रूट थोड़ी सी लॉन्ग होती हैं, और बाज दफा क्या होता है, इन्हीं रूट से ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रही होती हैं ऐसे, ये थोड़ी छोटी होती हैं, इनको हम कहते हैं एयर ट्यूब्स। ये एयर रूट और एयर रूट्स और एयर ट्यूब्स दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एरियल रूट एंड एयर ट्यूब्स, व्हाई दे डेवलप, they just develop to absorb oxygen, and they are special type of roots। जब कोई भी ऑर्गन अपने नॉर्मल फंक्शन से हटकर कोई फंक्शन करता है, सही है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्पेशल। रूट का काम तो वाटर को एब्जॉर्ब करना है ज्यादातर, ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब करती है मगर जमीन से कर लेती है। लेकिन अगर वो हवा से करेगी तो ये एक स्पेशल रूट डेवलप हुई है हवा से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए, और इनको हम क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं एयर ट्यूब्स, या इसके अलावा जो है वो दूसरी जो है वो एरियल रूट्स भी इनको कहा जा रहा है।
तो ये हो गया मेरे ख्याल से, इसमें ये थोड़ी सी बात थी, ज्यादा इतना डिटेल में नहीं है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो, वॉइस के जरिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर बीच में कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो। इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं, रिस्पॉन्स टू सॉल्ट स्ट्रेस। आपको पता है ये सॉल्ट स्ट्रेस जो है वो हर प्लांट बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सॉल्ट स्ट्रेस सिर्फ कौन से प्लांट बर्दाश्त कर सकते हैं? जो हेलोफाइट्स होते हैं। जो क्या होते हैं? जो हेलोफाइट्स। और आपको पता है कि हेलोफाइट्स प्लांट ऐसे होते हैं जो समंदर के करीब या सॉल्ट मार्शिस में पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं हेलोफाइट। रेस्पिरेटरी रूट किसे कहते हैं? रेस्पिरेटरी रूट इन्हीं को कहते हैं। ये जो एरियल रूट्स हो गई और ये एयर ट्यूब्स हो गई, इन्हीं को आप रेस्पिरेटरी रूट भी कह सकते हो, सही है ना? इन्हीं के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। हेलोफाइट जो है वो, इनके लिए एक टर्म आपको यहाँ, एक न्यूमेटोफोर भी एक टर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन उसको आप छोड़ दें, आप सिर्फ इनको रेस्पिरेटरी रूट ही याद रखें। अच्छा, हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कहाँ ग्रो करते हैं? सॉल्ट मार्शीज के अंदर। अब इन प्लांट्स के लिए प्रॉब्लम क्या होता है? पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि ये जो हेलोफाइट्स प्लांट होते हैं, ये एक ऐसी जमीन में होते हैं जहाँ सॉल्ट ज्यादा होता है और पानी क्या होता है? कम होता है। मिसाल के तौर पे ये रूट है। अब इसकी जमीन के अंदर जो, मिसाल के तौर पे जो है वो जमीन के अंदर 60% वाटर है और 40% क्या है? 40% सॉल्ट है। जबकि इसकी रूट में जो है वो 80% वाटर है और 20% क्या है? सॉल्ट है। तो वाटर हमेशा हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाता है? लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो अंदर वाटर 80% है, बाहर 60%। तो रूट के अंदर से पानी बाहर चला जाएगा, जबकि होना ये चाहिए कि बाहर से पानी कहाँ आना चाहिए? अंदर की तरफ। तो ये क्यों होता है? अब इसमें तो प्रॉब्लम ये होगा कि इसके जितना भी पानी होगा इस प्लांट का तमाम बाहर आ जाएगा, रूट तो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए ये प्लांट क्या करते हैं? इनके पास एक स्पेशल स्ट्रेटेजी होती है कि ये पहले वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते, पहले ये सॉल्ट एब्जॉर्ब करते हैं। यानी ये 20% सॉल्ट है ना इनकी बॉडी में, तो इस सॉल्ट को मजीद एब्जॉर्ब करने के बाद सॉल्ट को कितने परसेंट कर लेते हैं? 60%। जब सॉल्ट 60% हो गया तो ऑटोमेटिकली वाटर कितने परसेंट हो जाएगा? 40। यानी पहले क्या एब्जॉर्ब करते हैं? ये एक्टिवली सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब मिसाल के तौर पे ये एक सेल है, पहले इसमें वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन 80 और 20 है और बाहर 60 और 40 है। तो इन्होंने क्या किया, पहले बाहर से जो है वो क्या एब्जॉर्ब किया? वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते, क्या एब्जॉर्ब करते हैं? सॉल्ट। सॉल्ट को 60% कर दिया तो ऑटोमेटिकली वाटर हो गया 40%। अब आप देखें, बाहर वाटर 60% है, अंदर कितने परसेंट हो गया? 40%। तो बाहर पानी ज्यादा है, अंदर कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से पानी कहाँ चला जाएगा? लो कंसंट्रेशन इनके रूट में चला जाएगा। तो ये एक स्पेशल स्ट्रेटेजी किसमें होती है? सिर्फ हेलोफाइट्स के अंदर ही होती है। हाई सॉल्ट सॉइल stresses the plant by lowering the water potential of soil, due to which exosmosis occur। मैंने आपको कहा कि बाहर पानी कम है और अंदर पानी ज्यादा है, तो बाहर वाटर पोटेंशियल कम है, अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। तो अब क्या होगा? एक्सोस्मोसिस होगा, यानी अंदर से पानी कहाँ चला जाएगा? बाहर। क्योंकि अंदर पानी ज्यादा है, बाहर पानी कम है, मतलब अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, बाहर वाटर पोटेंशियल कम है। पानी हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जाता है, और सेल से बाहर पानी जाएगा तो इसको हम एक्सोस्मोसिस कहते हैं। द प्लांट स्पेशली हेलोफाइट्स हैव सॉल्ट ग्लैंड इन देयर लीव्स वेयर डिसैलिनेशन अकर। अब एक पूरा पॉइंट नहीं बताया, पहले पॉइंट सिर्फ ये वाला पॉइंट जो है फर्स्ट चैप्टर में बताया है कि ये पहले सॉल्ट एब्जॉर्ब करते हैं, उससे वाटर पोटेंशियल अपनी लो करके फिर वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इन्होंने जो सॉल्ट इतना सारा एब्जॉर्ब कर लिया, ये सॉल्ट जाएगा कहाँ? तो क्या होता है, इनके पास लीव्स में सॉल्ट ग्लैंड लगे हुए होते हैं, और उन सॉल्ट ग्लैंड से इस लीफ को क्या कर देता है? इस सॉल्ट को बाहर निकाल देता है। यानी जो इसने एक्स्ट्रा सॉल्ट एब्जॉर्ब किया है, तो उसको क्या करेगा रखकर? तो उस सॉल्ट को क्या करेगा? उस सॉल्ट को फिर एक्स्ट्रा जब सॉल्ट होगा तो इनके पास सॉल्ट ग्लैंड होते हैं, जिनसे कहाँ निकाल देते हैं? डिसैलिनेशन कर देते हैं, यानी सॉल्ट से बाहर निकल जाता है। एज अ रिजल्ट सॉल्ट इज पंप आउट फ्रॉम प्लांट। हाउएवर एक्सेप्ट हेलोफाइट, अदर प्लांट कैन नॉट सर्वाइव इन सॉल्ट स्ट्रेस फॉर लॉन्ग। लेकिन ये याद रखनी है, हेलोफाइट्स के अलावा दूसरे प्लांट सॉल्ट स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरे प्लांट को अगर आप ऐसे सॉल्टी एरिया में या ऐसी जगह पे लगा दोगे तो वो डेड हो जाएंगे, वो वाटर को एब्जॉर्ब
नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिस्पॉन्स टू हीट स्ट्रेस। मतलब अगर ज्यादा गर्मी हो जाए तो ये भी क्या है, ये भी एक स्ट्रेस है। तो प्लांट कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, रिस्पॉन्स टू हीट स्ट्रेस, जी। हीट को कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। तो हीट को रिस्पॉन्स देने का तरीका ये तो पहले भी मैं आपको बता चुका था कि अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, अगर बाजार टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो प्लांट हीट को स्ट्रेस देने के लिए सबसे पहले काम क्या करते हैं, अपने पत्तों से ट्रांसपायरेशन शुरू कर देते हैं, यानी पानी बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। यानी अंदर का गर्म पानी बाहर निकालते हैं और जमीन से ठंडे पानी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्टोमेटा तो उस वक्त बंद करेंगे अगर जमीन में पानी कम होगा। अगर बाहर गर्मी है और जमीन के अंदर जो है वो क्या है, पानी है, तो ये ट्रांसपायर ज्यादा से ज्यादा करेंगे। जैसे हमें पसीना आता है, ये क्या करेंगे, ट्रांसपायर करेंगे और जमीन से ठंडा पानी एब्जॉर्ब करते रहेंगे। तो रिस्पॉन्स के अंदर सबसे पहले जो है वो इनको कूलिंग इफेक्ट जो देता है, वो कौन देता है, ट्रांसपायरेशन। ब्रिंग कूलिंग इफेक्ट, ट्रांसपायरेशन से क्या होता है, इसके कूलिंग इफेक्ट। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, 40 हो जाए या 40 से ज्यादा हो जाए, तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, तो अब तो ट्रांसपरेशन भी नहीं हो सकती। तो अब ये क्या करते हैं प्लांट, फिर प्लांट्स के पास एक प्रोटीन प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन। और हीट शॉक प्रोटीन क्या करता है, ये जो एंजाइम, असल में हाई टेम्परेचर का नुकसान ये होता है कि एंजाइम डीनेचर होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो एंजाइम्स को डीनेचर होने से बचाने के लिए या दूसरे प्रोटीन को डीनेचर होने से बचाने के लिए, जब 40 या 40 से ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो प्लांट्स के अंदर एक प्रोटीन प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन। और ये हीट शॉक प्रोटीन क्या करता है, एंजाइम और दूसरे जो काम के प्रोटीन होते हैं उनको चारों तरफ से क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ताकि ये एंजाइम और प्रोटीन डैमेज ना हो, यानी हीट इनके ऊपर कोई असर ना डाले। और इनके जो एंजाइम्स होते हैं, इसके जो अमीनो एसिड होते हैं, वो इतना करीब होते हैं कि जितना काइनेटिक एनर्जी होती है हीट की, वो ये प्रोटीन उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उस काइनेटिक एनर्जी को। वो अंदर वाले प्रोटीन पर इफेक्ट होने उसका नहीं देते। तो 40 से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो प्लांट में हीट शॉक प्रोटीन पैदा होगा, जो कि क्या करेगा, प्लांट को जो है वो के एंजाइम्स और दूसरे प्रोटीन को डीनेचर होने से बचाता है। इसके बाद है रिस्पॉन्स टू कोल्ड स्ट्रेस। रिस्पॉन्स टू कोल्ड स्ट्रेस, यानी जो कोल्ड होती है, सर्दी होती है, सर्दी को प्लांट किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं। तो देखो, सर्दी का नुकसान क्या होता है, पहले देखो, गर्मी का तो नुकसान ये होता है बहुत ज्यादा होगी तो प्लांट के एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सर्दी में तो एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं होते, सर्दी में तो एंजाइम इनएक्टिव होते हैं। तो सर्दी का नुकसान क्या होता है, देखो सर्दी का पहला नुकसान तो ये होता है, जब टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो ये जो हमारा जो सेल है, ये जो प्लांट का सेल है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसकी नेचर जो है वो लिपिड होता है और ये फ्लूइड नेचर की होती है। फ्लूइड नेचर ऐसा होता है जैसे ऑयल होता है ना, सरसों का तेल होता है, उसकी नेचर क्या है, उसकी नेचर लिक्विड है, सही है ना। अच्छा, और ये जो खोपरे का जो तेल होता है, उसकी भी नेचर लिक्विड है, लेकिन जब गर्मी होती है तो वो लिक्विड होता है, सर्दियों में वो जम जाता है। तो इसी तरीके से ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये लिपिड नेचर की तो है, लेकिन जब टेम्परेचर लो होता है तो इसमें क्या जम, ये जो है इसके अंदर का जो फैट होता है वो जम जाता है, यानी लिपिड जो है इसके अंदर के, कोकोनट ऑयल जैसे सर्दियों में जम जाता है, ये भी क्या हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन जम जाती है। सेल मेम्ब्रेन जमकर सॉलिड हो गई, अब इसका नुकसान क्या होगा, बाहर से कोई चीज अंदर नहीं आएगी, अंदर से कोई चीज बाहर नहीं जाएगी। अब ऐसी कंडीशन में प्लांट क्या करेंगे, इसको सॉलिड होने से कैसे बचाएंगे। देखो सर्दियों के अंदर खोपरे का तेल, नारियल का तेल जम जाता है, लेकिन सरसों का तेल नहीं जमता। इसकी वजह क्या है, सरसों के तेल में होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो उसको जमने नहीं देते, और जो नारियल का तेल होता है उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो उसको जमा देते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, जब सर्दियां आती हैं तो किसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। प्लांट्स की सेल मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ता है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जमने नहीं देता, उसको लिक्विड फॉर्म में ही रखता है। फिर दूसरी चीज,
एक तो होता है लो टेम्परेचर और एक होता है लो टेम्परेचर बेलो लो टेम्परेचर किस पर लो टेम्परेचर बेलो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी लो टेम्परेचर कौन सा वाला लो टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट वाला जो है वो लो टेम्परेचर। आपको पता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट वाला लो टेम्परेचर होता है उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली जो है वो सिर्फ लिपिड नहीं जमता, उसमें पानी भी जम जाता है। जब नॉर्मल जो लो टेम्परेचर होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड 20, तो उस पे सिर्फ और लिपिड जमते हैं जो सेचुरेटेड लिपिड। लेकिन टेम्परेचर 0 या 0 से कम हो जाए तो उसमें लिपिड नहीं जमते, उसके अंदर पानी भी जम जाता है। तो लो टेम्परेचर एट फ्रीजिंग लेवल, अगर फ्रीजिंग लेवल पर टेम्परेचर हो तो सेल के अंदर का जो पानी है वो किस साइटोप्लाज्म में जो पानी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस क्रिस्टल यानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इससे प्लांट अपने आप को कैसे बचाएंगे? तो इससे बचाने का तरीका ये है कि प्लांट्स के अंदर फ्रक्टोज की कुछ लॉन्ग चेन बन जाती है, जो साइटोप्लाज्म के को सुपर कूल तो होने देती हैं लेकिन जमने नहीं देती। जैसे आपने देखा होगा जो ओरिजिनल हनी होता है उसको आप डीप फ्रीजर में भी रख दोगे तो वो जमेगा नहीं। क्यों नहीं जमता? उसमें फ्रक्टोज की कुछ लॉन्ग चेन होती हैं जो उसको, फ्रक्टोज के कुछ पॉलीमर्स होते हैं, फ्रक्टेंस भी जिसको कहते हैं, वो उसको जमने नहीं देते। तो इसी तरीके से ये जो है वो जो कोल्ड रीजन जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ पर रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनमें जो है ये इस तरीके के ये फ्रक्टोज की जो है वो क्या बन जाती हैं, लॉन्ग चेन होती हैं जो कि उसको साइटोप्लाज्म को जमने नहीं देती। उसको सुपर कूल तो कर देती हैं लेकिन उसको जमने नहीं देते हैं। हाँ, आइस क्रिस्टल सेल वॉल में बन सकते हैं, सेल वॉल जम सकती है, लेकिन सेल वॉल के जमने का कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि सेल वॉल के बीच में बड़े-बड़े पोर्स होते हैं जिनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। कोई भी चीज़ होगी तो वो प्लाज्मोडेस्माटा से गुजर जाएगी। तो सेल वॉल के जमने से या उसके लिक्विड उसमें पानी जमने से कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान किससे होगा कि सेल मेम्ब्रेन जम जाए या साइटोप्लाज्म, तो वहाँ पर एंजाइम काम करना छोड़ देते हैं क्योंकि ज़्यादातर तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है रिस्पॉन्स टू हर्बीवोरी। रिस्पॉन्स टू हर्बीवोरी। अब सबसे पहले तो देख लें कि ये हर्बीवोरी क्या होता है। हर्बीवोरी कहते हैं प्रोसेस ऑफ ईटिंग ऑफ प्लांट ईटिंग ऑफ प्लांट्स बाय हर्बीवोरस एनिमल। यानी जो हर्बीवोरस एनिमल है, पौधे खाने वाले एनिमल जब प्लांट्स को खाते हैं तो उनके प्लांट्स के खाने का ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं हर्बीवोरी। ये भी एक स्ट्रेस है। प्लांट अब अपने आप को हर्बीवोरी से कैसे बचाते हैं, कैसे प्लांट कोप करते हैं? हर प्लांट तो नहीं कर पाते कोप, कुछ प्लांट्स होते हैं जो इस हर्बीवोरी से अपने आप को बचा लेते हैं, एक्सेसिव हर्बीवोरी से अपने आप को बचा लेते हैं। वो कैसे बचा लेते हैं? बाय डेवलपिंग थॉर्न्स। यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स में और स्टेम में लगे होते हैं कांटे। कांटे लगे होने की वजह से एनिमल उनको खा नहीं पाते, यानी अपनी हर्बीवोरी से अपने आप को बचा लेते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, डिस्टेस्टफुल या टॉक्सिक कंपाउंड या टॉक्सिक कंपाउंड। अब डिस्टेस्टफुल इसमें से कुछ है, जैसे करेला होता है वो बहुत ज्यादा डिस्टेस्टफुल होता है। इसी तरीके से कुछ टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से एनिमल उनको खाते नहीं है। टेस्ट अच्छा होगा तो नहीं खाएंगे, कोई टॉक्सिक मटेरियल होगा उनका मरने का खतरा होगा तो भी उस चीज को नहीं खाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट अपने आप को एक्सेसिव हर्बीवोरी से कैसे बचाते हैं, और अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप भी पूछ भी लेते हैं कि प्लांट अपने आप को हर्बीवोरी को डिफाइन करने के लिए पूछ लेते हैं और ये पूछ लेते हैं कि प्लांट अपने आप को हर्बीवोरी से कैसे बचाएंगे। तो ये तीन तरीके लिखने हैं आपने, बाय डेवलपिंग थॉर्न, बाय डेवलपिंग डिस्टेस्टफुल कंपाउंड एंड टॉक्सिक कंपाउंड। ये तो हो गया तमाम के तमाम हमने स्ट्रेसेस पढ़े प्लांट के अंदर कौन कौन से स्ट्रेसेस होते हैं और जो है वो प्लांट किस तरीके से उससे जो है वो क्या करते हैं, कॉप ऑफ करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही रख रहा हूँ, कल मैं आपको बताऊंगा डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कर लें क्योंकि क्लास का टाइम खत्म हो गया। जी कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो करें, इन टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। सर सॉल्ट स्ट्रेस
ना रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा, आपने पहला वाला लेक्चर नहीं लिया होगा ना, वो पहले जो था सॉल्ट स्ट्रेस। सॉल्ट स्ट्रेस क्या है? ये देखो, ये एक पौधा है, ये एक प्लांट है, ये एक ऐसी जमीन में लगा हुआ है, यहाँ पर ये एक ऐसी जमीन में लगा हुआ है जिसमें सॉल्ट ज्यादा है। क्या ज्यादा है? सॉल्ट ज्यादा है। तो इसका मतलब जमीन के अंदर जो है वो सॉल्ट ज्यादा है, तो ये एक सॉल्ट स्ट्रेस है। अब जमीन में सॉल्ट ज्यादा होने का नुकसान क्या होता है? आपको पता है, जब किसी भी जगह पर सॉल्ट ज्यादा हो जाता है तो उस जगह का वाटर पोटेंशियल क्या कर देता है? लो कर देता है। वाटर पोटेंशियल को क्या कर देता है? लो कर देता है। जब वाटर पोटेंशियल लो हो जाता है तो वाटर की मूव करने की सलाहियत जो है वो क्या होती है? कम हो जाती है। अब जब वाटर की मूव करने की सलाहियत कम हो गई तो वाटर बाहर से कहाँ नहीं जाएगा? रूट के अंदर नहीं जाएगा। जबकि रूट के अंदर का वाटर में रूट के अंदर अगर सॉल्ट कम है तो अंदर से पानी कहाँ चला जाएगा? बाहर। तो ये एक प्रॉब्लम है वाटर स्ट्रेस का, कि वाटर सॉल्ट स्ट्रेस का, कि सॉल्ट स्ट्रेस की वजह से वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो प्लांट क्या करता है? प्लांट सबसे पहले सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, और इतना ज्यादा सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है कि उसकी रूट के अंदर इतना ज्यादा सॉल्ट होता है कि उसकी रूट का पानी बाहर नहीं जाता। और वो सॉल्ट जो उसकी रूट में ज्यादा होता है वो बाहर वाले पानी को कहाँ खींच लेता है? अंदर खींच लेता है। यानी एक तरफ जब वाटर पोटेंशियल बहुत कम हो जाएगा और दूसरी तरफ वाटर पोटेंशियल हाई होगा, तो पानी हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो में जाएगा। फिर दूसरी बात मैंने ये बताई थी, इतना ज्यादा सॉल्ट अंदर आ जाता है तो इस सॉल्ट का क्या करेगा? तो इसमें कुछ सॉल्ट ग्लैंड लगे हुए होते हैं जिससे ये सॉल्ट को कहाँ निकाल देता है? बाहर निकाल देता है। तो ये इसके अंदर जो है वो था। क्लियर हो गया अलिशबा आपको ये बात? अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो पहले वाले लेक्चर के अंदर था ये, तो इस वजह से बस ये मैंने सिंपली बता दिया है आपको। क्लियर हुआ ये अलिशबा आपको? क्योंकि इसको समझने के लिए आपको पूरी वाटर पोटेंशियल और वो सब चीजें फिर पता होनी चाहिए। अलिशबा कोई बात इसमें से पूछनी हो तो अभी भी पूछ लो। कुछ पूछना है इसमें से? वॉइस मैसेज के जरिए भी पूछ सकते हो, मेरे पास से जो है वो आपको सुन भी सकता हूँ अभी मैं। चले, नहीं है क्वेश्चन? चलें फिर मैं ही बंद करता हूँ, क्लास ऑफ कर देता हूँ। चलें। नो क्वेश्चन, ओके।